नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारा मौजू है कि आखिर सोशल मीडिया पर अक्सर मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर सवालात क्यों उठाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो शायद ये सोचता है कि मुसलमान देश से ऊपर मज़हब को रखते हैं और शायद वो अपने देश के इतने वफ़ादार नहीं हैं जितने मज़हब के वफ़ादार हैं। जबकि मज़हब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि पैगम्बर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस ये बताती है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। द लव फॉर कंट्री इज़ द पार्ट ऑफ योर फेथ। कि इसलिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति उस वक्त तक पक्का या सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो पैट्रियोटिक ना हो, हुब्बुल वतनी का जज्बा उसके अंदर ना हो। और यही वजह है कि 1857 से लेकर 1947 तक जिस तरह बिरादरान वतन ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जब जंग आज़ादी में हिस्सा लिया तो उसमें हिंदुस्तान में बसने वाली कोई भी कम्युनिटी, किसी भी मज़हब के मानने वाले लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि हमारे उलामा ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि उनकी लाशें जगह जगह अंग्रेज़ों ने लोगों को नसीहत करने के लिए पेड़ों पर लटका दी थी। कुछ ही वक्त पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर कोई भी शक किसी को नहीं करना चाहिए। मुसलमान अपने मुल्क के लिए जीते हैं और अपने मुल्क पर के लिए मरेंगे। कोई भी इंसान जो ऐसा सोचता है कि उनकी हुब्बुल वतनी किसी दूसरे से कम है, वो गलत सोचता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी फेक प्रोपेगेंडा चलाने वाले तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस तरह किसी की हुब्बुल वतनी पर शक ना करें। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 3 सवालात हमेशा गर्दिश करते रहते हैं। जिस तरह एक मुसलमान के ताल्लुक़ से पैट्रियोटिज़म, मुसलमान की हुब्बुल वतनी पर शक किया जाता है, औरत के कैरेक्टर पर शक किया जाता है और दलित की मेरिट पर शक किया जाता है। ये बहुत ही मशहूर बात है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि आखिर इस प्रोपेगेंडे का सबब क्या है, इसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह एक मजबूत देश के रूप में, एक हुब्बुल वतनी के रूप में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज़ हैं उन्हें हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर अहमद जावेद साहब जो कई किताबों के राइटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नई दुनिया से लेके इनकलाब तक कई अखबारात से वाबस्ता रहे हैं और इनकलाब पटना एडिशन के एडिटर रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और दूसरे हमारे बीच मेहमान हैं एक नौजवान सहाफ़ी जर्नलिस्ट मोहतरम निसार अहमद सिद्दीकी साहब, जो रिसर्चर हैं डीफ्रैक के अंदर, जो ये चेक करते हैं कि कौन सी ख़बर आखिर सोशल मीडिया पर जो वायरल होती है वो सच है और कौन सी ख़बर झूठ है, उसका पर्दाफाश करते हैं। और मेरी आज स्टूडियो में मौजूद जो मेरी को एंकर हैं वो मिस रेशमा रहमान साहिबा, जो एक रिसर्चर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं और वीमन इश्यूज़ पर काम करने के लिए जानी जाती हैं। वो इस चर्चा को मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगी। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हमारा जो मौजू है कि आखिर सोशल मीडिया पर मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर, यानी पैट्रियोटिज़म पर, वतन परस्ती पर, देशभक्ति पर सवालात क्यों बार बार खड़े किए जाते हैं और इसका सबब क्या है? सबसे पहली बात इस बहस में या इस सवाल के जवाब में तो ये है कि सोशल मीडिया एक किस्म की खाना जंगी है। जंगों में उसूल होते हैं, अखलाक होते हैं, जंग के भी में अक़दार और क़वानीन और ज़ाब्ते नियम कानून होते हैं। लेकिन जब किसी इलाक़े में, किसी कौम में, किसी मुल्क में, किसी माशरे में खाना जंगी फैल जाए तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का खून होता है। सोशल मीडिया जिस तरह से जो आज हमारे सामने है, ख़ास तौर से आप देखें
मशरक़ी ममालिक का, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, तो ये किस्म की खाना जंगी है। और उस खाना जंगी ने मेन स्ट्रीम मीडिया को एक तरह से वो अबूर कर लिया है, उसको पीछे छोड़ दिया है, या आप कहें कि उसे उन्होंने हाईजैक कर लिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब अभी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान की है, आप देख रहे हैं कि वहाँ सारी की सारी बहस और कुल सियासत को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और इस तरह के जितने दूसरे प्लेटफार्म हैं उस पर डिस्कस किया जा रहा है। वही उनको तय कर रहे हैं उनके रास्ते, वहाँ के सदर, वहाँ के कमांडर इन चीफ और जो लोग हैं और जो बड़े सियासतदान हैं अपोजिशन में जो हैं वो भी ये कर रहे हैं। तो ये अब दूसरा सवाल है, ये तो सोशल मीडिया क्या है इसको नज़र में रखना ज़रूरी है, तब हमें अगली बात से हम डिस्कस कर सकेंगे और उसे ठीक से समझ सकेंगे। अगला सवाल ये है कि सवाल मुसलमानों की हुब्बुल वतनी को सवाल के कटहरे में क्यों खड़ा किया जाता है? इसके एक फैक्टर नहीं है, अनेक मुख्तलिफ अवामिल और असबाब हैं सवाल के कटहरे में खड़ा करने का मुसलमानों की हुब्बुल वतनी को। इसको अगर कैटेगराइज करें तो 3 दर्जे में हम उसे बांट सकते हैं। एक तो लाइल्मी जी, हाँ, हमारी आदत हो गई है, और आज की जो दुनिया है इसमें पहले से भी आदत इंसानों की रही जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव। वो दूर से देख के हम तस्वीर बनाते हैं और फिर उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। तो ये काइंड का परसेप्शन बनाते हैं, दूर से देख के। नज़दीक से उसको देखने और समझने और गहराई में उतरने की हम कोशिश नहीं करते। उमूमन ये होता है, कुछ लोग जो समझदार हैं वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसान हमारे माशरे में और ख़ासतौर से मशरक़ी माशरे में, ये चाहे वो बर्र सग़ीर के ममालिक हों चाहे और दूसरे अतराफ़ के ममालिक हों, यहाँ दूर से बनाई हुई तस्वीर के पर रिएक्ट करते हैं। कई दफ़ा तो हयूला और इल्यूज़न पर हमला कर देते हैं। ऐसे कई वाक़यात हमारी जंगों में भी हो जाते हैं पैदा। तो एक वजह तो वो लाइल में है, परसेप्शन गलत बनाना है। दूसरा कारण बाज़ार है जी, मुकाबला। हम आगे बढ़ जाएं तो जो माल बिक रहा है, माल जो सस्ता माल को बेचने में मेहनत कम लगती है, मुनाफा ज़्यादा होता है, तो ये सस्ता माल की हवस में टीआरपी बढ़ाने में हमारी जो डेमोग्राफी है और हमारी जो समाजी सूरत हाल है, हमारे यहाँ जो फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल है, हमारे यहाँ सदा से मज़हब और ज़ात पात एक बड़ा फैक्टर रहा है समाज को वो करने का। तो वो जो जात पात का जो फैक्टर है उसने मज़हब का भी उसी का एक हिस्सा है, यानी मुसलमान एक जाति के तौर पर देखे जाते हैं भारत में। तो इस वजह से बाज़ार के मुसाबकत में वो ये माल बिकता है, ये सवाल बिकता है तो उसे बेचने लग जाते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो ज़्यादा संजीदा है और उसे सोचना चाहिए। जो तीसरा दर्जा बनता है वो क्राइम ऑफ रीज़न। अगर आपने अल्बर्ट कामे को पढ़ा है, उसके बागी को पढ़ा है, तो रिवल के प्रीफेस में इस पर बड़ी गहरी बहस की गई है कि जराइम 2 तरह के होते हैं। जी। एक जो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इंडिविजुअली हम करते हैं, और एक जो जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई रीज़न हो, कोई नज़रिया हो। तो ये जो नज़रिया है जिसको मैं कहता हूँ क्राइम ऑफ रीजन को खबते पारसाई। कुछ लोगों के दिमाग में खुद के लिए देशभक्ति का जज्बा बहुत है, लेकिन वो अपनी खबते पारसाई में दूसरों पर शक करते हैं। ऐसा एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। बहुत से मुसलमान बहुत से गैर मुस्लिमों पर शक करते हैं, तरह तरह के शक करते हैं। ऐसे ही बहुत से दूसरे
मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक करते हैं। तो ये 3 दर्जों में हम बांट के इसे देख सकते हैं। गलतफहमी की भी शिकार है कि नॉन मुस्लिम भी ऐसा सोचते हैं, परसेप्शन। हाँ, वो परसेप्शन है, अपने बारे में परसाई का परसेप्शन रखते हैं। इसमें कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये और बढ़ जाता है, इंटरेक्शन की कमी है। हाँ, और ये जो जिसको हम खप्ते पारसाई कहते हैं, इसके ताल्लुक से कामेओ ने बहुत तफसील से लिखा है कि ये वो बीमारी है जो बड़ी बड़ी कौमों को, बड़े बड़े मुल्कों को, कौमों को और समाज को हम तो करते हैं ये क्राइम उस जज्बे से कि हम इसको सुधार रहे हैं। यानी जो लोग सुधारक होते हैं वो अगर तशद्दुद पे आ जाते हैं, वो अगर क्राइम पे आ जाते हैं, एक लेवल से ज़्यादा सुधार ज़बरदस्ती किसी को ठीक करने पे आ जाते हैं, तो वो पूरी पूरी कौमों को तबाह कर देते हैं। आज मैं महसूस करता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को खप्ते पारसाई से निकाला जाए। एक मॉडरेट अप्रोच होनी चाहिए। जो देश के लिए राष्ट्रवाद का जो जज्बा है उसको एक दूसरों पर शक करने की बीमारी न बनाया जाए। इसी तरह के और जज्बे हैं। इस्लाम का भी जो जज्बा है, मुस्लिम नौजवानों को इस खत से निकाला जाना चाहिए। इसी तरह और जो इस तरह की बीमारी में अलग अलग नज़रिए के लोग मुब्तला होते हैं, तो उनको भी एक कंट्रोल में। इसी बात को बढ़ाते हुए मैं निसार साहब से ये सवाल करती हूँ, क्योंकि आप फैक्ट चेक करते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, और सोशल मीडिया इस टाइम पे बूम कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया आज के दौर पे बढ़ चुका है। इसमें यूथ है, विमेन है, एडल्ट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई रह नहीं सकता सोशल मीडिया के बगैर आज के टाइम पे। तो आप जब फैक्ट चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारा आपने देखा होगा, जब आपने स्क्रॉल किया तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो रियल नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसके थ्रू बहुत तेज़ी से ऐप से फैल जाता है और वो फैक्ट चेक रियलिटी कुछ और निकलती है। इसमें सबसे बड़ा बहुत सारे मुद्दे अब आपने देखा होगा आजकल जो है वो मुसलमानों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैल गई। वो फैक्ट नहीं होता था, कहीं और का न्यूज़ होता था, कहीं और पे चिपका देते थे। तो उसमें आप इस चीज़ को लेकर किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से मुसलमानों को बचना चाहिए? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया अपनी बात रखने के लिए। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, तो मार्शल मैकलुहान ने एक गुटेनबर्ग गैलेक्सी के अंदर उन्होंने कहा था कि दुनिया एक गांव है। तो वो क्या करता है कि देशों की बाउंड्री को तोड़ता है। जी, ठीक है, ग्लोबल विलेज वाला जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक कैसे बनती है कि जैसे आपने मुसलमानों के ताल्लुक से बात कही, तो क्या करते हैं लोग कि किसी भी देश के बारे में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी करंट में हम देख लें तो पंजाब में खालिस्तान का एक विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद के अंदर जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, यानी कि हमारे देश की बाउंड्री के बाहर से भी लोग फेक और फॉल्स न्यूज़ को जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये टाइम जो है, करंट टाइम जो जर्नलिज्म का है, वो पोस्ट फैक्ट का है, फैक्ट चेकिंग का है। सोशल मीडिया पर आप देखिए कई ऐसे फेक न्यूज़ थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाए। जैसे बिहार और तमिलनाडु का केस देख लीजिए कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि तमिलनाडु पुलिस ने और बिहार पुलिस ने उस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन छापी। तो जब तक आप किसी भी चीज़ का फैक्ट चेक नहीं करेंगे, खुद से नहीं जानेंगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो या कोई भी कंटेंट अगर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसकी सच्चाई जानें। अभी मैं आज ही फैक्ट चेक करके आ रहा हूँ मैं कि कंटेंट कुछ और था और उसको प्रेजेंट किसी और फॉर्म में किया गया। जैसे अखिलेश यादव गए मिलने ममता बनर्जी से जी, तो बैठे हुए हैं वो कुर्सी पे, लेकिन कहा गया कि स्टूल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कुर्सी का जो हैंडल है वो ढका हुआ है उनके हाथ से। तो लोगों ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया। तो एक फ़ोटो के कई फ्रेम होते हैं। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जब आप बात करते हैं, तो अगर मैं बस के इस साइड खड़ा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बस में 2 पहियों पे चल रही है बस, क्योंकि मैं बस का एक पक्ष देख रहा हूँ, एक साइड देख रहा हूँ मैं, मुझे पूरी बस नहीं दिख रही है क्योंकि मैं बस के राइट हैंड साइड में खड़ा हूँ। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको दिख रहा है कि बस जो है वो भी 2 चक्के पे चल रही है, वो उधर की साइड से। सामने वाला उसको दिखेगा कि 2 फ्रंट की व्हील से चल रही है। तो हर आदमी अपना सच मान कर बैठा हुआ है, जबकि आपको एक कंप्लीट
सच पे जाने के लिए आपको सारी फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। यही सवाल आता है मुसलमानों की हुब्बुल वतनी का भी। जैसे बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं कि मुसलमान धर्म के लिए वफादार हैं, देश के लिए नहीं। तो प्रॉफिट का जो है आपने हदीस सुनाई, वो हदीस है कि जो आदमी अपने देश का वफादार नहीं हो सकता वो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। जी, ठीक है ना। ये चीज़ जो है इस्लाम में बताई गई है। और मदीना एग्रीमेंट में अल्लाह के रसूल ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया कि उन लोगों ने मदीना के ताल्लुक से वफादारी रखी जो माइग्रेट करके मक्का से आए थे। और उसमें और जो मदीना के एग्जिस्टिंग रहने वाले थे, चाहे वो जूइश हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे वो नॉन बिलीवर हों, कोई भी हो, उन सबको जो है वो इक्वल राइट दिए। और वहीं कहा गया कि भाई आपका वतन ये है तो जो वो निस्फ़े ईमान तो का ये चीज़ क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के क्राइम को या पर्टिकुलर पर्सन के व्यूज़ को पूरी कम्युनिटी का व्यूज़ नहीं देख सकते जी। ये हाल यही चीज़ मुसलमानों के साथ भी है और यही चीज़ दुनिया के जिस भी देश में माइनॉरिटी के लोग रहते होंगे ये उनके साथ होती है। मैं माइनॉरिटी का इसलिए लफ्ज़ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी देखिए मैंने कई अभी चूंकि जब ये अमृतपाल का इशू उठ रहा है जी। तो अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है पूरी इंटायर सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आप देखिए कि हमारी सेना में सिख रेजिमेंट है और उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। तो मुसलमान भी एक ऐसी कौम है जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी। हमारे गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जी 65 के वॉर में जो है उन्होंने क्या शौर्य दिखाया जी। तो उसी तरह से बहुत से ब्रिगेडियर उस्मान हो, बहुत अनगिनत नाम है और सबने दी हैं कुर्बानियां जो देश में है उसमें हर कम्युनिटी ने मोर और लेस। किसी भी एक इंडिविजुअल के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया कि एक जनरल परसेप्शन में लोगों को देख लेते हैं जी, कि जैसे अगर कहीं पे कोई, मान लीजिए मैंने ये देखा हुआ है, ट्रेंड देखा हुआ है कि कहीं पे किसी ने क्राइम कमिट किया तो उसके लिए पूरी कम्युनिटी को जो है वो ब्लेम करते हैं नहीं, वो इंडिविजुअल क्राइम है और आप इंडिविजुअल क्राइम को कम्युनिटी पे नहीं थोप सकते। तो जब तक आप चीज़ों में फ़र्क करना नहीं सीखेंगे और जब तक आप फैक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि फैक्ट देखिए, जैसे एक बार मैं बता रहा हूँ, एक मिसाल आपको बता रहा हूँ मैं आप, कि मैंने आज किसी चीज़ का फैक्ट चेक किया, यही सेम चीज़ मुझे 1 साल बाद फिर से वायरल दिखती है। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आज हम जो फैक्ट चेक कर चुके हैं वो चीज़ 1 साल बाद फिर से दोबारा पोस्ट कर देते हैं जी। तो जब तक पब्लिक जो सोशल मीडिया चला रही है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जब तक वो अवेयर नहीं होंगे, हालांकि बहुत से लोग, मैं मतलब कि मैं डेली फैक्ट चेक्स करता हूं, मैंने जब मैं कीवर्ड्स डालता हूं तो मैक्सिमम लोग अब लिखना शुरू कर दिए हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन इस अवेयरनेस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक हम फैक्ट चेक कर रहे होते हैं तब तक वो फेक न्यूज़ अपना काम कर चुकी होती है। और अच्छा जावेद साहब, इसमें एक चीज़ ये है कि कई बार हम हर चीज़ की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालकर बहुत आसानी से बच जाते हैं, लेकिन ज़िंदा कौमों की अलामत ये होती है कि वो अपने मसाइल से ख़ुद ब खुद बाहर आने के लिए कोशिश करें। जाहिर है कि जो मसाइल हैं उनसे सिर्फ सरकारें या सिर्फ उनको पॉलिटिकल लोगों पर छोड़ देना या दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, या हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे अइम्मा हैं, खुतबा हैं, इन सब की ऐसे नाजुक दौर में क्या ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करें कि ये जो एलिगेशन है हम इससे भी बाहर आएँ और मज़ीद ये कि जो एक तस्वीर है वो ऐसी बने, वो परसेप्शन बदले। ज़िम्मेदारी समाज के हर ज़िम्मेदार तबके की है। मिसाल के तौर पर अगर ताजिर तबका है जी, तो वो देश को अगर बनाना है तो उसको भी ईमानदार होना होगा, बेशक, सच्चा सौदा बेचना हो, बेशक। ऐसे ही जो हमारे यहाँ एक बड़ा फैक्टर समाज में मज़हब है, तो जो मजहबी रहनुमा हैं उन्हें भी अपने मज़हब के तईं, अपने मज़हब नहीं कहते कि दूसरों के मज़हब के लिए वो क्या ख्याल रखें, अपने मज़हब के तईं ईमानदार होना होगा जी। इसी तरह जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, जो दानिश्वर तबका है, या उसे भी दानिश्वराना तौर पर बेदार और ज़िम्मेदार होना होगा कि वो ऐसी दानिश कम्युनिकेट न करें, आगे न बढ़ाएं ये जो आदमी को
तशद्दुद की तरफ ले जाता हो, जराइम की तरफ ले जाता हो, बहुत वो अच्छी तरह जानते होते हैं, जो दानिश्वर सचमुच दानिश्वर है वो अच्छी तरह जानते होते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम जब आगे बढ़ा रहे हैं या इस ख्याल को और नज़रिए को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इसके मुस्बत नताइज क्या होंगे और उसके मनफी नताइज क्या होंगे, और उसे किस वक्त हम आगे बढ़ाएंगे तो मनफी नताइज ही निकलेंगे, और किस वक्त एक बहुत सच्ची बात आप उसे गलत मौके पर इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़तरनाक नताइज और गलत नताइज लेके आएंगे। तो समाज के हर तबके को इस वक्त दो तबका, एक तो जो इंफॉर्मेशन के पेशे में है उसे आप सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं लोग, या जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में है, तो एक ये तबका, और दूसरा जो हमारी मजहबी क़यादतें हैं और तंजीमें, आपने नाम लिया तंजीमों का, मैं उनका नाम अलग अलग नहीं लेना चाहता, ये दोनों अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा करनी होगी और उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन का और गलत इन्फॉर्मेशन का और ऐसी इत्तलात और मालूमात का जो लोगों को गलत रास्ते पर, उसका तदारुक उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद ही ये जिम्मेदारी कबूल कर रखी है, लेकिन वो खुद ही, वो मुझे नहीं नज़र आता इस वक्त जो हिंदुस्तान का जो सिनेरियो है इसमें कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो इस जिम्मेदारी को पूरी कर रही है। वो छोटे मोटे वो मीटिंगें कर लेना और एक दो सेमिनार कर लेना इस मौजू पर, ये और बात है, लेकिन बाज़ाब्ता मैदान में उतर के फेक जैसे ये कर रहे हैं थोड़े से मेन स्ट्रीम मीडिया के या सोशल मीडिया के का एक छोटा सा तबका जिनकी सर्विस सरकार लेती है या दूसरे लोग लेते हैं, मीडिया वाले लेते हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग से आज़ादाना तौर पर मुसलमानों का हो या दूसरों का कोई तबका ये काम फैक्ट चेकिंग का और उस पर कदगन लगाने का काम नहीं कर रहा है। हमें उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और इस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिशें करनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी है इन दोनों तबके की, ज़्यादा जिम्मेदारी है बाकी तमाम हर बाशऊर हिंदुस्तानी की और हर बाशऊर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे परसेप्शन को काउंटर करने के लिए मुस्बत अंदाज में कोशिशें करे, ये अपना हिस्सा अपना किरदार अदा करे, और हर हिंदुस्तानी को कि वो फिर उसके मुकाबले में सही इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाए। जैसे मज़हब के ताल्लुक़ से सवालात आते हैं, वो अमूमन हम आप देखते हैं कई दफ़ा हम आप उस बहस में शामिल भी हो जाते हैं कि वो नहायत नामाकूल और बिल्कुल ही नाक़िस मालूमात को मज़हब समझ के लोग प्रमोट करते रहे और उसे कोई काउंटर नहीं करता। तो वो हमारी जिम्मेदारी भी है और ये जो तंजीमें हैं उनकी भी। निसार साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्योंकि आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैक्ट चेकिंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत सारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आप उनके चैनल्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे जो तंजीमें काम कर रही हैं, तंजीमें तो खैर दिखती नहीं है बट जर्नलिस्ट दिखते हैं, और कुछ यूथ भी काम कर रहे हैं जो अभी अभी लोगों ने ज्वाइन किया और अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो एक मायूसी से सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर या बहुत सारे परसेप्शन डेवलप हैं, उसको कट करने के लिए आप किस तरह का सोचते हैं कि किस तरह से इनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि तोड़ तो चाहिए ना। देखिए, किसी भी समाज में एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो इंफॉर्मेशन से लैस रहे, एजुकेट रहे, उसके पास सही इंफॉर्मेशन रहे। तो ये जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया की बनती है, क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा है। वो मैक्सिमम लोगों तक, जैसे कहते हैं ना कि एक गोली से एक आदमी किल हो सकता है, लेकिन एक मिस इन्फॉर्मेशन से कई शहरों में बेशक जो है उन्माद फैल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेन स्ट्रीम मीडिया की बनती है। लेकिन हम क्या पाते हैं कि जैसे मैंने अपने फैक्ट चेक में मैंने पाया, मैंने बहुत से फैक्ट चेक ऐसे किए जिसमें मिसलीडिंग कंटेंट जो है वो मेन स्ट्रीम की मीडिया द्वारा और मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट ने जो है उसको आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक करती है। आप जैसे कि अभी ताज़ा एग्जांपल जो है मैंने बिहार और तमिलनाडु का दिया। अब आप क्या आर्गुमेंट देंगे, क्योंकि एक इस्टेब्लिश है कि ये चीज़ टेलीविज़न में देखी मैंने, ये चीज़ मैंने अखबार में पढ़ी, तो इस चीज़ का काउंटर आर्गुमेंट निसार सिद्दीकी नहीं हो सकता, बिल्कुल, हफीजुर रहमान नहीं हो सकते, इसका काउंटर आर्गुमेंट जो है वो खुद हो सकते हैं।
तो उनको अगर आपने गलत चीज़ कर दी तो आप सामने आके माफ़ी मांगिए, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो कि नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि ये जिम्मेदारी नहीं हो रही है। दूसरी बात कि एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है जी, एक नया टर्म है ये इंफॉर्मेशन वॉर का, जो मैंने कहा कि जो बाउंड्रीज से अलग चलती है। तो मैंने कई फैक्ट चेक मैंने बंगाली लैंग्वेज में किए, तो मैंने ये पाया कि जो बांग्लादेशी यूज़र हैं वो बंगाली लैंग्वेज में कश्मीर को लेकर के फोटो है सीरिया की, फोटो है पैलेस्टीन की, और वो कश्मीर के नाम से शेयर की जा रही है बंगाली लैंग्वेज में, और बांग्लादेशी यूजर उसको शेयर कर रहा है जी। तो अब मैं ट्रैप हिंदुस्तानी बंगाल का मुसलमान है वो हो रहा है। तो मैंने क्या पाया कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो कि कश्मीर के नाम पर बांग्लादेशियों को वो जो है मिसलीड कर रहे हैं। उर्दू में जब मैंने उसको देखा कीवर्ड्स, क्योंकि हम लोग कीवर्ड से पकड़ते हैं लोगों को, तो मैंने बंगाली लैंग्वेज मैंने जम्मू कश्मीर सर्च किया, जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की प्रताड़ना सर्च किया, तो बहुत से मिसलीडिंग कंटेंट मिले। फिर मैंने उर्दू लैंग्वेज में पाया, तो हम लोग क्या पाया कि पाकिस्तान के उर्दू की मीडिया का अखबार बहुत ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद जब मैं मलय में गया करने के लिए, तो वहाँ तो अजीब देखने को मिला। पूरा जो मालदीव की लैंग्वेज है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें तो पूरा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है। तो आप कैसे करोगे? आप क्यों इस टाइम पर, मैंने कहा ना कि नागरिक की जिम्मेदारी पहली बनती है। खुद यहाँ एक चीज़ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 2018 में मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया जी कि हमने अपनी फैमिली के साथ, और हमारे साथ 2 नॉन मुस्लिम वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन्होंने टिकट कराए जम्मू एंड कश्मीर ईद के बाद जाने के, और फिर मीडिया में एकदम जल्दी से ऐसा हंगामा हुआ वहाँ को लेके कि लोग अपने टिकट कैंसिल करा रहे थे ज़्यादातर, वो भी घबराए। हमने कहा मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में और जम्मू कश्मीर के लोगों को और वहाँ के सिस्टम को, आप चलिए। तो हम वहाँ रात के, यानी जल्दी वहाँ रात को वो हो जाता है, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा लेट भी घूम के आए, तो एक आध जगह सिक्योरिटी वालों ने रोका डल लेक के पास, और हमने जैसे ही बताया तो उन्होंने बहुत वार्मली वेलकम करके वो बोले साहब हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि जो हमारे साथ नॉन मुस्लिम परिवार गए थे उन्होंने वहाँ जाके ये महसूस किया कि कश्मीर के बारे में जो हम सुनते थे वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मैं जून 2018 की बात कर रहा हूँ, 18 या 19 की गालिबन। तो जो तस्वीर है 18 की शायद ये थी, तो वो तस्वीरें किस तरह से बदलती हैं, सच्चाई कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है, तस्वीर कुछ और तरह से शेयर की जाती हैं। अब जब उसको वो इंसान देखता है तो उसे लगता है कि पता नहीं शायद किसी जगह पर सिर्फ रेप ही हो रहे हैं, सिर्फ मर्डर ही हो रहे हैं, सिर्फ घर ही उजाड़े जा रहे हैं। उसकी नज़र उन खिलते हुए फूलों पर नहीं जाती, उसकी नज़र जो है वो, देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल में आपको कश्मीर में जाते हुए मिलेंगे, रास्ते भरे हुए बच्चे और बच्चियाँ कश्मीर में आपको जाते मिलेंगे जी। तो वो कंटिन्यू करें। सर मैंने कश्मीर के बारे में आज ही देखी कि कल भूकंप आया दिल्ली के अंदर, कश्मीर के बारे में फेक न्यूज़ फैल गई कि वहाँ पर कुपवाड़ा में 3 लोग मर गए, जबकि वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। पुलिस डिनाई कर रही इस बात को जी, तो पुलिस की जिम्मेदारी बन रही है। तो ये कह रहा हूँ सर कि फेक कंटेंट को और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है बनिस्बत हमारे, क्योंकि अभी हम उतने लेवल पे बड़े पे काम नहीं कर पा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से ये बात चूंकि बार बार पूछनी पड़ेगी कि आपका रोल कहाँ है, क्योंकि आपका काम है टू एजुकेट, टू इन्फॉर्म और टू एंटरटेन। तो आप उस मकसद में कहाँ पूरा कर पा रहे हैं? और अगर आप समाज को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, समाज को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए ये बहुत सच बात है। एक शेर मुझे इस मौके पे राहत इंदौरी साहब मरहूम का याद आता है कि बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो आज चूँकि सोशल मीडिया के दौर में ज़ाहिर है कि हर इंसान के पास एक मोबाइल है, और इसने जहाँ इन्फॉर्मेशन को हमारे और आपके करीब किया है,
वहीं इसके नेगेटिव पहलू भी ये हैं कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चों से, पति पत्नी ने आपस में, बहन भाइयों ने आपस में, मोहल्ले वालों ने आपस में बैठ के जो कम्युनिकेशन होते थे, जो चाय पर लोग वक्त गुजारते थे, जो खानों पर बैठते थे, जो एक दूसरे से मिलते थे, जो वो अपनी पूजा प्रार्थना इबादत नमाज के बाद किसी भी वर्शिप प्लेस पर जमा होते थे, किसी भी त्यौहार में जमा होते थे, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। ट्रैवलिंग के दौरान हम कम्युनिकेशन करते थे। अब हम ट्रेन में, बस में, जहाज़ में, जिसमें भी जाते हैं, हर इंसान अपनी दुनिया में मसरूफ़ है। और इसके पॉजिटिव फ़ायदे ये हैं कि हम कहीं भी रहें दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव ये है कि हमें जो मुकालमा करना चाहिए, जो मोहब्बत को बढ़ा सकता है, जो अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकता है। किसी ने कहा है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाती हैं। तो सोशल मीडिया ने जहां दुनिया की इन्फॉर्मेशन को आपके करीब किया है, वहीं गलतफहमियों को बढ़ाने का भी एक रास्ता, आप कोई भी झूठ शेयर कर सकते हैं। अब ये साबित करने में कि इसमें सच क्या है और ये झूठ है, उस वक्त तक कहीं आग लग जाती है, कहीं कोई मार दिया जाता है, कहीं किसी को आइसोलेट कर दिया जाता है। और ये भी इस दौर की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ पर मज़हब की बात नेता करता है और सियासत की बात जो है वो हमारा पीर, आलिम और पंडित करने लगा है। तो जिसका जो काम है, जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है, हमारे जो धार्मिक लोग हैं उन पे अच्छा लगता है कि वो धर्म की बात करें और धर्म के रास्ते से इंसानियत के रास्ते को बढ़ाएं। जो हमारा नेता है वो हमारे देश की बात करता है, समाज की बात करता है, आगे ले जाने की बात करता है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है एक दूसरे के रास्ते में। यही चीज़ हमने रिसेंटली देखी कि जमीयत की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। जब भी जमीयत की कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है उससे कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज मुल्क में जाता है, क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज हैं वो लोग। लेकिन इस बार जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर और सोशल मीडिया तक वो तमाशा बना, शायद उसमें सिर्फ ये वजह थी कि एक दूसरे ने एक दूसरे के मज़हब का एक्सपर्ट बनने की कोशिश की, जिसका वो मौका नहीं था। कुरान ने क्लियरली लकुम दीनुकुम वलिया दीन का मैसेज दिया है, आपका दीन आपके लिए, मेरा मेरे लिए। मिसाक़े मदीना, मदीना एग्रीमेंट में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का, उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि किसी भी बिलीवर या नॉन बिलीवर को आप बुरा मत कहो। सभी को उम्मत के दायरे में, उम्मत दावत और इजावत के दायरे में रखा गया है, इसलिए किसी को बुरा मत कहिए। यही हमारे हिंदुस्तान के सूफिया इकराम ने, जो हमारे यहाँ दूसरे फेथ के या नॉन बिलीवर हजरात थे, उनके लिए उस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जो खुदा को डिनाई करने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल अरबिक में कुफ्र या काफिर का किया गया। हालांकि किसी को प्रताड़ित करना भी कुफ्र कहा गया, नमाज छोड़ना भी कुफ्र कहा गया। वो उनको मुबाहिद कहते थे जो खुदा में यकीन रखने वाले लोग हैं, चाहे वो जितने भी वहदतुल वजूदी सूफिया इकराम थे हिंदुस्तान में। तो उन्होंने इस मसलहत के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेकर सूफिया इकराम की ज़िंदगी तक, जो दीन और दुनिया दोनों को समझते थे, कोई एग्जाम्पल हमें ऐसा नहीं मिलता जिन्होंने नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया हो, बल्कि नफ़रत का जवाब उन्होंने हमेशा मोहब्बत से दिया। पूरी इंसानियत से, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड जेंडर, उन्होंने मोहब्बत की और अपने दरवाज़े सबके लिए खोल के रखे कि आओ, मतलब आप जो भी हो, बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रेस के हो, हमारे पास आओ। मुझे लगता है कि ये जो गलतफहमियाँ बढ़ी हैं, इसमें हम ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अपने मजहबी मामले पे किस तरह रिएक्ट करना है, लेकिन जब कोई नेशनल आंदोलन चलता है उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन देना है, नेशन के बारे में किस तरह से रिएक्ट करना है, इसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी रही है, जिस पर जावेद साहब ने इशारा भी किया कि हमारी मजहबी तंजीमों की भी जिम्मेदारी है कि वो उस अवेयरनेस को बढ़ाए। और जहाँ जहाँ गलत फहमियाँ हैं हमारे बिरादरान वतन के बीच, चूँकि हम एक नेशन हैं, हम एक देश हैं, वो हम सब की आपसी जिम्मेदारी है कि उसे गुफ्तगू के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए सही करें। और इसी तरह जैसे निसार साहब काम कर रहे हैं फैक्ट चेक के रूप में, इस तरह के फैक्ट चेकर मुख्तलिफ तंजीमें अपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग फेसबुक, व्हाट्सएप
और उस पर उसे पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने देखा कि फ़लाँ ने शेयर किया या कोई अट्रैक्टिव लगा उसे शेयर कर देते हैं। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को मैं नौजवानों से आवाज़ दी वॉइस के माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले कई बार उसकी सच्चाई को चेक करिए। आपके एक कीबोर्ड, आपकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ कहीं आग लगा सकता है और आपकी ज़बान से सही निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो आग पर पानी का काम कर सकता है। अरबी का एक बहुत अच्छा शेर है कि जराहत सिनानु लहल तयामु वला यल्तामु मा जराहल लिसानु, यानी जो तलवार का ज़ख्म है वो भर जाता है लेकिन ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता है। आज के ज़माने में ज़बान, हमारा ये कीबोर्ड है, हमारा मोबाइल है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा वो कलम है, इसका इस्तेमाल अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपनी जिस बस्ती में रहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए और इंसानियत को बढ़ाने के लिए कीजिए। यही देशभक्ति है सच्ची और यही धर्म है। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, जावेद साहब का और निसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी एंकर रेशमा साहिबा का कि उन्होंने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू पर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।